हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हम फिर से वही बात अपनी दोहराएंगे कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर का पूरा एनालिसिस करेंगे, इसकी मीनिंग को समझेंगे और उसके साथ साथ हम लास्ट में एंड होते होते हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि हम क्वेश्चन राइट करने की कंडीशन में आए। क्लास 9 के बच्चों के लिए अभी बस 1 साल का समय बाकी है, इसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना है। और अगले वीडियो में मैं क्लास 10th का चैप्टर लूँगा, ज्योग्राफी का, और इसके बाद बारी बारी से हम हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स को भी हैंडल करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम फिजिकल फीचर की मीनिंग को समझेंगे। फिजिकल फीचर से हमारा तात्पर्य ये होता है कि हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में कितने लैंडफॉर्म्स हैं, किस तरह के लैंडफॉर्म पाए जाते हैं, मतलब कैसे कैसे जगहों पर लोग रहते हैं। तो उसमें माउंटेन, अगर सबसे नॉर्थ में आप देखेंगे तो सबसे नॉर्थ में उत्तर दिशा में माउंटेन स्थित है, जो हिमालयन माउंटेन के नाम से जाना जाता है। सेकंड पे आता है प्लेन, जो गंगा, यमुना और सिंधु नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ उपजाऊ मैदान है, वो प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है। थर्ड नंबर पे आता है डेजर्ट, जो राजस्थान में फैला हुआ रेगिस्तानी एरिया है, वो डेजर्ट का पार है, जिसे थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है प्लेट्यूज, दक्कन का पठार, जो सदर्न प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। और फिफ्थ नंबर पे आता है आइलैंड, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार आइलैंड सिचुएटेड है और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड है। तो ये सब हमारे क्या है, लैंड फॉर्म्स हैं। ये हमारे पूरे कंट्री में ये दिखाई देते हैं जहां पर लोग रहते हैं। अब वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है, कैसे वहां पर अनाज पैदा किया जाता है, लोगों का काम कैसा होता है, तो ये सब चीजें इस चैप्टर में बारी बारी से दिखाई देंगी। अब सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी जो पृथ्वी है, सबसे मान्य, सबसे ज्यादा जिस कल्पना को माना गया है, जिस थियरी को मान्यता दी गई है ज्योग्राफर्स के द्वारा, वो है प्लेट टेक्टोनिक थियरी। इससे पहले भी कांट की थियरी आई है, लाप्लास की थियरी आई है, जिससे हमारी पृथ्वी की संरचना बताई जाती है। लेकिन उतना पीछे जाने का कोई मतलब नहीं। आपके चैप्टर में जो है प्लेट टेक्टोनिक थियरी को एक्सप्लेन किया गया है, तो जिसको हैरी हेस ने दिया था, इस थियरी को कॉन्सेप्ट दिया था हैरी हेस ने। तो इसमें यह है कि हमारी जो पृथ्वी है कई सारी प्लेटों से बनी हुई है। हमारा जो पृथ्वी का एकदम ऊपरी भाग है, क्रस्ट वाला पार्ट, तो वो किससे बना हुआ है, कुछ प्लेट से, जो 7 मेजर प्लेट्स हैं, मेजर प्लेट से बना हुआ है, और कुछ माइनर प्लेट से हमारी पृथ्वी ऊपरी भाग जो है वो बना हुआ है। अब वो जो ऊपरी भाग है उसमें मूवमेंट भी होता है। मूवमेंट कितनी टाइप का होता है, मूवमेंट उसका 3 टाइप का होता है। पहले तो वो पूरा जो लैंड मास था वो पैंजिया के नाम से पूरा इकट्ठा लैंड मास था। बाद में उसमें क्रैक आता है और वो 2 भाग में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में सेपरेट हो जाता है। तो अंगारा लैंड जो पूरा नदर्न एरिया है, फिर गोंडवाना लैंड सदर्न एरिया है, इस 2 भाग में पूरा डिवाइड हो जाता है। फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है। तो अभी जो है लैंडफॉर्म जो है, जो कॉन्टिनेंट है, उसमें भी अभी मूवमेंट हो रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ उसमें मूवमेंट हो रहा है। कुछ प्लेट एक दूसरे से प्लेटें टकराती हैं या दूर जाती हैं, तो इससे नए संरचनाओं का निर्माण होता है। अब मूवमेंट पे हम अगर आते हैं, तो मूवमेंट में यह है कि सबसे पहला जो मूवमेंट होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के जब नजदीक जाती है तो इसको कन्वर्जेंट कहा जाता है। एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, सबडक्ट करती है, मतलब भारी प्लेट नीचे जाती है और हल्की प्लेट उसके ऊपर ऐसे हो जाती है। तो ये नीचे जाने पे जब आप देखोगे कि मैंटल में जब ये प्लेट वहां तक पहुंच जाती है, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि उसमें मोल्टन मटेरियल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में फिर धीरे धीरे वो गैस के साथ वहां पर मैग्मा फॉर्म करता है और वॉल्केनिक इरप्शन के रूप में वो बाहर आता है। तो फोल्डिंग फॉल्टिंग होती है, इस तरह से भी मूवमेंट होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में। दूसरा जो मूवमेंट होता है वो डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है। जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तब भी संरचना निर्माण होने की चांसेस बनते हैं। इसके बाद जो तीसरा मूवमेंट प्लेट्स का होता है
जो पृथ्वी की ऊपरी भाग है जिसमें मूवमेंट होता है, वो तीसरा मूवमेंट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब प्लेट एक दूसरे के पैरेलल सरकती हुई चली जाती हैं और इससे भी क्या होता है कि नई संरचना होती है, नए लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। टॉपिक को इतना समझ लिए हैं कि हमारी जो ऊपरी क्रस्ट है वो कुछ प्लेटों से, मतलब 7 बड़ी प्लेटों से, कुछ छोटी प्लेटों से बना है। और शुरुआत में जो पैंजिया था वो उसका उत्तरी भाग गोंडवाना लैंड के रूप में और दक्षिणी भाग अंगारा लैंड के रूप में अलग हो गया। और अभी तक जो मूवमेंट चल रहा है उस मूवमेंट में ही 3 तरह के मूवमेंट होते हैं प्लेट्स के। कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब आपस में प्लेटें एक दूसरे के सामने टकराती हैं। दूसरा है डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्म होती है जब एक दूसरे से दूर जाती हैं। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब एक दूसरे के पैरेलल सरकते हुए चली जाती हैं। तो इस तरह से 3 गतियां होती हैं। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि हमारा जो कंट्री है उसमें किस तरह के लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। सिंपल सी बातें हैं। इसमें आप अपने अगर इंडियन मैप को देखेंगे तो आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो बनाना भी सीख जाएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी तो जगह छोटी है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा, हो सकता है उतना अच्छा ना बने। ये आपकी कंट्री है और इसमें अब हमको ये माउंटेन्स देखने हैं। अब सबसे नंबर 1 पे क्या आता है, हिमालयन माउंटेन, जो कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये हमारा नंबर 1 लैंडफॉर्म है, हिमालयन माउंटेन। अब इसमें तीन श्रेणियों को शामिल किया जाता है। सबसे जो उत्तरी है वो है ग्रेटर हिमालय, सबसे उत्तरी जो चोटी है उसका नाम है ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी उसे जाना जाता है। जो बीच में फैली हुई चोटी है इसका नाम है मिडिल हिमालय। और सबसे जो दक्षिण की तरफ है इसका नाम है शिवालिक हिमालय। इन्हीं पर्वत श्रेणियों में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट भी स्थित है। नंदा देवी, नामचा बरवा, गुरला मानधाता, बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां, लॉफ्टेड माउंटेन्स इसी में पाई जाती हैं। ये विस्तार है इसका कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। और इसकी चौड़ाई जो होती है वैरी करती है, 150, कहीं 150 है, कहीं थोड़ा सा 400 किलोमीटर है, थोड़ा सा वैरी करती है, कम ज्यादा है। ऊंचाई भी वैरी करती है। जैसे हिमाद्री सबसे नदर मोस्ट जो रेंज है इसकी ऊंचाई ज्यादा है, लेकिन मिडिल वाले की थोड़ी कम है। और सबसे साउथ में शिवालिक हिमालय की और थोड़ी कम है। इसी में प्रसिद्ध घाटियां भी पाई जाती है, जैसे कश्मीर की घाटी इन्हीं चोटियों के बीच में स्थित है। गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसी खूबसूरत जगहें भी इन्हीं चोटियों के मध्य में स्थित है। हमारा जो सेकंड फिजिकल फीचर है वो प्लेन है। प्लेन को हम यहां से देखते हैं। ये एरिया जो है ये पूरा प्लेन का एरिया है, नंबर 2। अब ये 3 नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। सबसे पहले जो आती है इंडस, ये इंडस रिवर है। इंडस मीन्स होता है सिंधु नदी। सिंधु अकेले एक नदी नहीं है, सिंधु तो मान लीजिए सबसे बड़ी नदी है, लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियां, सहायक नदियों को क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस की 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, तुरंत नाम याद कर लीजिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड लास्ट वन है सतलुज। ये इतनी सारी जो रिवर्स हैं ये इंडस की, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने इस पूरे जो हमारा पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग, उसको बनाया है इन्होंने। पंजाब नाम भी इन्हीं नदियों की वजह से पड़ा है कि 5 नदियों द्वारा आबाद जो क्षेत्र है वो पंजाब कहलाता है। तो ये इंडस का एरिया है जो एकदम पश्चिमोत्तर भारत के पश्चिमोत्तर भाग का निर्माण इन नदियों ने किया है। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है उत्तरी मैदान की, वो है गंगा। गंगा का उद्गम उत्तराखंड से होता है। इसी के जस्ट कुछ दूरी पर यमुना नदी भी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर मीन्स होता है हिमानिया,
बर्फ की नदियां, जहां से बर्फ पिघल पिघल के पानी उससे मिलता है और नदियों में जाता है। तो गंगोत्री से गंगा नदी, यमुनोत्री से यमुना नदी। हालांकि नाम उत्तराखंड में इसका अलग है, लेकिन हम लोग गंगा नदी के नाम से ही इसको जानते हैं। दोनों नदियां आके प्रयाग में मिल जाती हैं और प्रयाग में इनका संगम हो जाता है। ऐसे आके प्रयाग में दोनों मिल जाती हैं और उसके बाद गंगा जो है मुख्य नदी के नाम से आगे बढ़ती हुई बंगाल से आगे बढ़ती हुई बांग्लादेश तक पहुंच जाती है। अभी हम तीसरी रिवर की बात करते हैं। इसमें भी इनकी कई सहायक नदियां हैं, ठीक है। गंडक, सोन, कोसी, ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं, गंगा और यमुना की सहायक नदियां। तीसरी जो मुख्य नदी है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम यहां से होता है, चाइना वाले रीजन से। ये यहां से ऐसे यहां पर तिब्बत वाले एरिया में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो कहा जाता है। ये पूरब की तरफ बहती हुई और यहां से अरुणाचल प्रदेश एक टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश फिर असम होती हुई आके गंगा नदी से मिलती है और दोनों मिलकर बांग्लादेश में आगे प्रभावित होती है और प्रवाहित होते हुए जाकर ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। बे ऑफ बंगाल में ये नदियां दोनों गिर जाती हैं। यहां पर ये दोनों नदियां मिलकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती हैं, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। वहां पर सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, इसी वजह से इसको सुंदरबन कहा जाता है। तो ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो इन दोनों नदियों ने बनाया है। डेल्टा भी एक लैंडफॉर्म होता है जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट मिट्टी से बनता है। तो ये तीन नदियां हैं जो उत्तरी मैदान को इन नदियों ने बनाया है सिल्ट लाके। कौन कौन सी? इंडस और उसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं धनसिरी, सुबिनसिरी और दिहांग, दिबांग, ये सब कुछ नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ये तीन मुख्य नदियां हैं जिन्होंने उत्तरी मैदान को बनाया है। तो ये उत्तरी मैदान फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है। इन्हीं नदियों में से एक सिंधु नदी है, जिसके किनारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सिविलाइजेशन की शुरुआत मानी जाती है। विश्व की जो प्रमुख सभ्यता है, जो शुरुआत में जहां से सभ्यता शुरू होती है, उसमें से सिंधु नदी भी एक प्रमुख सभ्यता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो ऐसी नदियां हैं, नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का जन्म होता था। तो ये हमारी तीन प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद जो तीसरा हमारा लैंडफॉर्म है वो है थार का डेजर्ट। ये तीसरा हमारा लैंडफॉर्म है, डेजर्ट। डेजर्ट एरिया बनने के पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ पर वर्ष में पर्याप्त बारिश नहीं होती है। बारिश क्यों नहीं हुई? यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है अरावली माउंटेन। कौन सा माउंटेन है? अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन जो है, इसकी जो लोकेशन है वो हवाओं के दिशा में पड़ जाती है। इस वजह से ये अवरोध नहीं बना पाता है और यहाँ पर बारिश नहीं होती है। जब आपको मैं मानसून पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीजों का जिक्र होगा कि अरब सागर के साइड से आने वाली जो मानसून हवाएं होती हैं, आगे बढ़ते हुए मुंबई से आगे बढ़ते हुए सीधे निकल जाती हैं और ये इनके पैरेलल स्थित होने की वजह से कोई अवरोध नहीं पैदा होता है और यहाँ पर बारिश स्कैंटी रेनफॉल होती है। सबसे कम बारिश होने की वजह से यहाँ पर ये एज अ डेजर्ट स्टेब्लिश हो गया है। तो ये बारिश ना होने का एक प्रमुख कारण है। अब हम ये थार डेजर्ट के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो टेबुलर फॉर्म में ट्राइंगुलर शेप में हमारा एक लैंड फॉर्म है, इसको कहा जाता है प्लेट्यू, जो सदर्न प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, दक्कन का पठार, जहां पर बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। तो ये हमारा तीसरा लैंड फॉर्म है, ठीक ना। इसकी हाइट माउंटेन के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है और यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था बहुत समय पहले, जिसमें काली मिट्टी का विस्तार हुआ है और गुजरात और महाराष्ट्र में उन नदियों के विस्तार की वजह से कपास की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से उन्नत रूप में पाई जाती है। अब हमारे जो कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पर कोस्टल प्लेन भी हैं, यहाँ मैं लिखना भूल गया था, सॉरी, कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन, उसके बाद आइलैंड आते हैं। तो ये दोनों कोस्टल प्लेन है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न, और ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन।
पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान तट से लगा हुआ है और किनारे की वजह से या ये पतला सा नैरो प्लेन तैयार हुआ है जिसमें कई नदियां इस मैदान से होकर बहती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और पश्चिम की दो नदियां हैं, नर्मदा और कावेरी। तो इन नदियों से प्रवाहित क्षेत्र है। लास्ट में हमारा आता है आइलैंड। आइलैंड में दो आइलैंड को हमको पढ़ना है, अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में स्थित है और लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में स्थित है। ये हमारे टोटल भारत के फिजिकल फीचर हैं जिनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हमने इसके अभी तक हमने विस्तार देखा कि कैसे कैसे हमने पूरब से पश्चिम विस्तार को देखा कि सिंधु के बाद गंगा, गंगा से ब्रह्मपुत्र कैसे विभाजन किया गया है, कैसे बांटा गया। अभी हम ये देखेंगे कि अगर रीजन वाइज देखा जाए तो उत्तरी पूरे मैदान को 4 भाग में बांटा जाता है। वो नदियों के बेस पे बांटा गया है कि नदियां जैसे प्रवाहित होती हैं उनके बीच के क्षेत्र को भी एक रीजनल वाइज नाम दिया गया। अगर इंडस, सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को देखा जाए तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। वो पूरा एरिया हिमालय एरिया है। अगर सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय वाले भाग को बोलेंगे तो रीजन वाइज उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। अब सतलज और काली के बीच जो दूसरी रिवर है जो नेपाल के पास से प्रवाहित होती है तो वो सतलज है और काली के बीच के क्षेत्र को कुमायूं कहा जाता है। काली और तीस्ता के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये रीजनल नेम है। अभी तक आपने ये देखा कि ये बाउंड्री क्या क्या नाम दिया जाए, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक नाम था। अभी आप देख रहे हैं रीजन वाइज क्या नाम दिया जाता है। तो काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। अब तीस्ता और दिहांग जो सबसे हमारा पूर्वी भाग है रीजन वाइज, इसको आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसका 4 डिवीजन, ये रीजन वाइज भी इसका किया गया है हिमालय का। अब हम नदन प्लेन की बात करते हैं। नदन प्लेन जो है वो 2400 किलोमीटर में फैला हुआ हमारा उत्तरी मैदान है। 3 मुख्य नदियां हैं और बहुत ही फर्टाइल लैंड है। अब इसमें हम अगर बात करें तो जब हमारी नदियां हैं पहाड़ों से उतरकर नीचे आती हैं तो शिवालिक के बाद ही भूमि थोड़ी से प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। तो जब नदियां ऊपरी भाग में कटाव बहुत ज्यादा करती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े कंकर पत्थर ले आती हैं। तो वो जैसे ही शिवालिक का पद से निचला भाग स्टार्ट होता है तो उसमें वो अपने बड़े बड़े कंकर पत्थरों को इकट्ठा कर देती हैं। तो उसमें नदी जो है गुम हो जाती है। बड़े बड़े पत्थरों की वजह से पानी दिखाई नहीं देता है और ढाल भी होता है तो वो दिखाई नहीं देता, डिसअपियर हो जाती हैं। वहां पर पेबल्स होते हैं। इस पूरे रीजन को जो 8 से 16 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है उसको भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर। नाम याद रखिएगा, ये आंसर राइटिंग में आपको बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। तो शिवालिक के पद से एकदम पाद प्रदेश से स्टार्ट होके, फुटलैंड से स्टार्ट होके 8 to 16 किलोमीटर के रेंज का जो एरिया है जहां पर पेबल्स पाए जाते हैं और रिवर डिसअपियर हो जाती है, उस एरिया को हम भाबर के नाम से जानते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है रीजन तराई का। तराई का रीजन ऐसा होता है जो स्वैम्पी लैंड होता है, दलदली एरिया होता है, जहां पर थिक फॉरेस्ट पाया जाता है। और थिक फॉरेस्ट पाया जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि वहां पर वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीव भी पाए जाएंगे। तो वो एरिया तराई कहलाता है। तराई के बाद वाला जो एरिया होता है वो होता है बांगर। बांगर में फिर से रिवर दिखाई देती है, ऊपर आ जाती है, छोटे छोटे कंकड़ को इकट्ठा अपने किनारे पर छोड़ देती है नदी। तो उस एरिया को बांगर कहा जाता है। लास्ट में जो एक संरचना तैयार होती है उसको खादर के नाम से जाना जाता है। खादर ऐसा एरिया होता है जहां पर हर साल मिट्टी लाई जाती है और नदियों द्वारा फैला दी जाती है, तो न्यूअर सॉइल के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने उत्तरी हिमालय को 4 भाग देखा रीजन वाइज। और हमने उत्तरी मैदान को भी देखा कि जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से उतरकर नीचे मैदानी क्षेत्र में आती है तो अपने द्वारा लाए गए पत्थर कंकड़ को छोड़ती हुई आगे बढ़ती है। मैदानी भाग में जब उसका स्लोप खत्म हो जाता है तो स्पीड भी खत्म हो जाती है।
तो वो अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को धीरे धीरे छोड़ती जाती है। तो 4 तरह के लैंडफॉर्म तैयार होते हैं, भाबर, तराई, पांगर और खादर। अब हम अपने नेक्स्ट उस पे चलते हैं लैंडफॉर्म पे, जो कि है थार का मैदान। ओके, तो हमारा जो तीसरा लैंडफॉर्म है वो है थार का डेजर्ट। मैंने पहले ही इसको डिस्कस कर दिया कि अरावली पर्वत की जो लोकेशन है वो पैरेलल, मानसूनी हवाओं के पैरेलल होने की वजह से वहां पर बारिश का एकदम से नेग्लिजिबल कंडीशन में है, मतलब ना ही के बराबर वहां पर बारिश होती है, तो इस वजह से वो रेगिस्तान के रूप में स्थित है। तो ये हमारा तीसरा लैंडफॉर्म है। और चौथे नंबर पे हम बात करते हैं सदर्न प्लेट्यू की, जो कि एक टेबल लैंड है। ये 2 भाग में डिवाइडेड है। जो हमारा सदर्न प्लेट्यू है 2 भाग में डिवाइडेड है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। उत्तरी भाग को जो नर्मदा रिवर यहां से प्रवाहित होती है, नर्मदा रिवर जो है 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से प्रवाहित होती है, विंध्य और सतपुरा। ये 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से प्रवाहित होने वाली जो नदी है, ये नदी मुख्य नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और डेल्टा नहीं एस्चुरी फॉर्म करती है। ये एक मेन टॉपिक है जिसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि पूरे भारत की 2 मुख्य नदियां हैं, एक नर्मदा और इसी के पास में प्रवाहित होने वाली दूसरी नदी है तापी। नर्मदा जो है विंध्य रेंज और सतपुरा रेंज के बीच से प्रवाहित होने वाली नदी है, जो कि रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी है और पश्चिम की दिशा में बहती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द विच रिवर फ्लोइंग वेस्टवर्ड डायरेक्शन। तो कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, तो वो नर्मदा और तापी नदियां हैं। तो नर्मदा के जो उत्तर का क्षेत्र है वो सेंट्रल हाईलैंड है। जो हमारा सदर्न प्लेटू है 2 भाग में डिवाइडेड, नर्मदा के उत्तर, नर्मदा के दक्षिण। नर्मदा के उत्तर सेंट्रल हाईलैंड और नर्मदा के दक्षिण वाला जो भाग है वो है दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू। अब जो सेंट्रल हाईलैंड है वहां पर कुछ मुख्य नदियां प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? जो मालवा प्लेट्यू है वो पूरा सेंट्रल हाईलैंड में आता है। तो उसमें मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये मुख्य रिवर्स हैं जो सेंट्रल हाईलैंड से प्रवाहित होती हैं। अब जो सेंट्रल हाईलैंड है इसका अगर हम पूर्वी विस्तार देखें, ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ईस्टवर्ड इसका एक्सटेंशन देखें, किसका? सेंट्रल हाईलैंड का पूर्वी विस्तार, इसको जो है बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। और हम पूरब में जाएंगे तो उसको छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, जहां पर दामोदर रिवर प्रवाहित होती है। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है क्योंकि वो अपनी मतलब घाटी को बार बार बदलती रहती है, तो इस वजह से फ्लड आती है और सिचुएशन बहुत ही बुरी हो जाती है, तो इसको बंगाल के शोक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का जो पठार है ये सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। अब इसके बाद आता है हमारा, अब सेंट्रल हाईलैंड के बाद हम बात करते हैं जो उसका दूसरा भाग है, जो नर्मदा के दक्षिण स्थित दक्कन का पठार है, जो कि एक टेबल लैंड है, त्रिभुज के आकार वाली संरचना है, जिसको दक्कन का पठार कहा जाता है। वो नर्मदा नदी के दक्षिण स्थित है। अब नर्मदा के दक्षिण में सतपुरा पर्वत स्थित है। उसी का अगर पठार वाले ही रीजन में बात करें तो आगे पूर्वी भाग में महादेव, कैमूर और मैकाल जैसी पर्वत चोटियां भी स्थित हैं। इसी पठार का पूर्वी हिस्सा जो है मेघालय में स्थित है, जिसको कार्बी आंगलांग पठार के नाम से भी जाना जाता है। मेघालय में 3 चोटियां पाई जाती हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया। इन्हीं की वजह से मेघालय में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। आपको पता ही होगा कि मासिन राम पहले चेरापूंजी हुआ करता था, जहां पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है एक दिन में औसत के रूप में। अभी चेरापूंजी के बजाय मासिन राम जो जगह है मेघालय की, वहां पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश की गई है। तो उसकी वजह क्या है? यहाँ पर 3 चोटियां पाई जाती हैं जिनका नाम है गारो, खासी एंड जयंतिया। ये इनकी स्थिति कीप के आकार की है। तो जब यहाँ से बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं आगे बढ़ती हैं तो मेघालय जब पहुंचती हैं, तो मेघालय पहुंचने के बाद क्योंकि वो समुद्र के एरिया से गुजर के आती हैं, तो अपने साथ बहुत सारा क्या कहते हैं वाष्प लेके आती हैं। तो वो हवाएं जो होती हैं एकदम से सेचुरेटेड हवाएं होती हैं, और जब पर्वत से टकराती हैं तो ऊपर की ओर उठती हैं और सेचुरेशन होने की वजह से अपना सारा पानी इन जगहों पर गिरा देती हैं। तो वो जगह जो है
मेघालय का मासिन राम है, जहां पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड टॉपिक, ये टॉपिक भी डेक्कन का प्लेट्यू कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न एंड वेस्ट लैंडफॉर्म है, वो है कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन मतलब है कि तट से लगा हुआ जो भाग है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। तो अरेबियन सी वाले साइड को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है, और पूरब साइड वाले जो बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन या पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी घाट है वो बहुत ही कंटिन्यूअस है, कटा पिटा नहीं है बहुत ज्यादा, जबकि पूर्वी भाग को 4 मुख्य नदियों ने काट दिया है। कौन कौन सी नदियां हैं? महानदी, पूरब की तरफ प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां हैं जो दक्कन के पठार से प्रवाहित होती हैं। महानदी के बाद गोदावरी, कृष्णा और लास्ट में है कावेरी। ये 4 नदियों ने इस पूर्वी घाट को काट दिया है, तो ये डिसकंटिन्यूअस पार्ट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर के आसपास है। अब हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं। पश्चिमी घाट कंटिन्यूअस पार्ट है, जिसकी हाइट 900 से 1600 मीटर के आसपास है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी, जिसकी हाइट 2695 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। तो ये मुख्य चोटियां हैं जो पश्चिमी और पूर्वी घाट में स्थित है। इसी में ऊटी नाम की जगह है जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में स्थित है। अब हम पश्चिमी घाट को, इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। पश्चिमी घाट को कौन कौन सा नाम है? कोंकण, जो मुंबई से लेके गोवा तक का क्षेत्र है उसको कोंकण रीजन के नाम से जानते हैं। जो सेकंड मिडिल पार्ट है उसको हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं, और जो दक्षिणी पार्ट है जो केरल के आसपास का क्षेत्र है उसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ये सारे मैटर जो हैं आपके आंसर राइटिंग में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो आप इन टॉपिक्स का, इन पॉइंट का उल्लेख अपने आंसर में जरूर करें। अब हम बात करते हैं पूर्वी तट की। तो पूर्वी तट को 2 भाग में बांटा जाता है। जो उत्तरी भाग है उसको उत्तर सरकार तट के नाम से जाना जाता है, नदन सरकार के नाम से, और जो दक्षिणी भाग है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपको अच्छे से समराइज कर देना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि पूर्वी तट 2 भाग में बटा है, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, और पश्चिमी भाग 3 भाग में बटा हुआ है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट के रूप में। अब हम बात करते हैं आइलैंड्स की। आइलैंड जो पूर्वी भाग में बे ऑफ बंगाल में स्थित है उसका नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड, जिसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, जो कि बहुत ही स्कैटर्ड आइलैंड है। बहुत सारे बिखरे हुए छोटे छोटे द्वीप हैं जो पानी में पहले ऊंचाई पर हुआ करते थे, बाद में सबमर्ज हो गए हैं। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर वैरायटीज दिखाई देती है, फ्लोरा एंड फौना की वैरायटी दिखाई देती है। जो अरेबियन सी में स्थित है आइलैंड उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती, और इसका टोटल एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये पूरा हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाता है। जितने भी लैंडफॉर्म इंडिया में पाए जाते हैं उनको मैंने एक एनालिटिकल तरीके से अच्छे रूप में आपके सामने समझाने की कोशिश करी है। आप इसको अच्छे से समझिए। अब इससे हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं कि व्हाट इज भाबर, खादर, तराई, बांगर। इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चारों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब माउंटेन से उतरने के बाद जब रिवर तराई रीजन से जब शिवालिक के बाद फुट प्लेन की तरफ आगे बढ़ती है, उसका स्लोप कम हो जाता है, तो अपने द्वारा लाए गए पेबल्स को अपने रास्ते में छोड़ती है और डिसअपियर हो जाती है, वो एरिया भाबर कहलाता है। उसके बाद तराई का रीजन जो स्वैम्पी एरिया होता है, वो जिसमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो तराई रीजन होता है। उसके बाद छोटे छोटे कंकड़ों वाला एरिया होता है जो बांगर होता है, और सबसे लास्ट में खादर आता है जो न्यू सॉइल वाला एरिया होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हैंडल करने की कोशिश करेंगे प्रॉपर राइटिंग के थ्रू। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। अब प्रॉपर आप साउथ का मैप बनाने की कोशिश करिए और उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए कि
कहां से कहां तक के क्षेत्र को मालाबार कहा जाता है, कोंकण कहां तक के क्षेत्र को कहा जाता है, कन्नड़ का क्षेत्र क्या है और वहां से प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं। इसी तरह से जब ईस्टर्न घाट को आप डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें आप महानदी के एरिया को, गोदावरी को, कृष्णा, कावेरी नदियों को और उनके साथ वो क्षेत्र क्या है, उत्तरी सरकार क्या है और कोरोमंडल एरिया क्या है, कौन सी नदी प्रवाहित होती है, इन सारी चीजों का आप प्रॉपर इसमें डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच आर द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया को डिवाइड करने की इस तरह से हैबिट डालिए कि एक मैप बनाइए और मैप में आप इन सारे टॉपिक को आप प्रॉपर दिखाइए कि नदन प्लेन कहाँ है, नदन माउंटेन कहाँ है, उसमें कौन कौन सी मेन रेंजेस हैं, उनकी लोकेशन क्या है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ये सारी चीजों को मेन पीक्स कौन कौन सी हैं, इन बातों का आप प्रॉपर जिक्र करिए। फिर उसके बाद रीजन वाइज उनको डिवाइज करिए कि पंजाब हिमालय कहाँ है, उसके बाद नेपाल हिमालय का एरिया क्या है, किन नदियों के बीच में है, फिर असम हिमालय का एरिया क्या है, कुमायूं हिमालय का एरिया क्या है, किन नदियों के बीच स्थित है। इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट नदन प्लेन। अब नदन प्लेन में आप प्रॉपर देंगे कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां, फिर गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियां, फिर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, इन तीनों नदियों का प्रॉपर आप उद्गम और सहायक नदियों को बताएंगे और इसके साथ साथ आप प्रॉपर इस बात का उल्लेख करेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलस रीजन है, पूरे भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है और क्योंकि इसके पीछे कारण है कि एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत ही अच्छी होती है और इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी है। तो इस तरह से आप चौथे क्वेश्चन को आप हैंडल करेंगे। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर क्वेश्चन थे जिनको हमने इस टॉपिक में लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे। आप इनको प्रॉपर पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।